पहली तस्वीर दिखा के अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दुबई है, आप विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर दिखा के मैं आपसे कहूँ कि ये दुबई है, आप उसे सच मानोगे। रेगिस्तान में घर खरीदना और होटल बनाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुबई में किसी दूसरी कंट्री से आए व्यक्ति को सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप दुबई में पैदा होते हैं तो आप पैदा होते ही अमीर हो जाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि दुबई के लोग राजशाही शासन को खत्म नहीं करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, अगर पहली तस्वीर दिखा के मैं आपसे कहूँ कि ये दुबई है, आप विश्वास नहीं मानोगे। वहीं दूसरी तस्वीर दिखा के अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दुबई है, आप डेफिनेटली उस बात पर यकीन मानोगे। 1990 में एक ऐसी जगह जहाँ रेत ही रेत, पीने के लिए पानी तक नहीं था, और आज के समय में वो ऐसी जगह बन गई है जिसने जापान, चीन, अमेरिका जैसी बड़ी से बड़ी कंट्री को पीछे छोड़ दिया है। कहा जाता है कि रेत पर मकान बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इस देश ने रेत पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लग्जरी होटल्स और ना जाने ऐसी तमाम चीज़ें रेत पर ही बना जा दी हैं। इन लोगों ने जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत थी, वहाँ पर सड़क बना दी। अदर कंट्री की पुलिस नौ में साधन का यूज करती है, पर इस देश की पुलिस फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी कारों का यूज करती है। जहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं था, आज के समय में वहाँ बड़े बड़े फाउंटेन और कनात बहुत तेजी से बन रहे हैं। दुबई की ऐसी रईसी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पास या तो ऑयल होगा या फिर कोई अदर रिसोर्स होंगे जिससे ये सब चीज़ें ये बना पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। दुबई की जीडीपी में 1% हिस्सा केवल ऑयल व्यापार से आता है। दुबई को समझने के लिए और उसको सही से जानने के लिए हमें सबसे पहले दुबई को थोड़ा जानना होगा। चलिए आइए दुबई को हम जानते हैं। साल 1820 में दुबई में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ रेत ही रेत थी, चारों तरफ बंजर भूमि पड़ी हुई थी, और ये अबू धाबी में आता था। इस वक्त तक दुबई केवल मछुआरों को एक गांव कहलाता था। 1833 में शेख मखदूम बिन हसन अल मखदूम ने इसे अबू धाबी से रखकर एक नया कॉन्टिनेंट बनाया जिसे दुबई कहा गया। इन्हें दुबई का फाउंडर भी कहते हैं। 1833 में जब दुबई बना तब यहाँ के लोग मोती घूमने का काम करते थे, पर इस समय तक भी दुबई केवल एक गांव ही कहलाता था। 1958 में जब दुबई के सुल्तान शेख राशिद बिन सईदी अल मखदूम बने, ये वही इंसान थे जिनने दुबई को गांव से एक चमकते शहर में तब्दील किया। बेसिकली दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 1833 से 1957 तक कुछ इस प्रकार था कि जहां दुबई बसा था वो ट्रांसपोर्ट के नज़रिए से गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि दुबई ईरान, इराक और सऊदी के बीच में है। साथ ही दुबई का रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है। बट 1833 से 1957 में दुबई की जो खाड़ी थी वो कम गहरी थी, जिससे दुबई में इनकम तो हो रही थी पर कम मात्रा में हो रही थी। 1958 में शेख राशिद के आने के बाद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने लगा। शेख राशिद ने सबसे पहले दुबई की जो खाड़ी थी उसको और गहरा करवाया, जिससे वहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुके, जिससे दुबई की और ज़्यादा इनकम हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था। इसके लिए शेख राशिद ने लोन तक दिया। इसके लिए शेख राशिद को सुनना भी पड़ा, लेकिन शेख राशिद दूर की सोच रखते थे। वो जानते थे कि दुबई एक ऐसी जगह पर बसा है जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। दुबई में बड़े बड़े जहाज आकर रुकने लगे, जिससे दुबई के पास कमाई की बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगा। शेख राशिद अक्सर यूरोपीय कंट्री जाते थे। वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो चाहते थे कि सेम चीज़ें हमारे दुबई में भी हो। शेख राशिद ने 1959 में दुबई में एक एयरपोर्ट बनवाया, बल्कि 30 सितंबर 1960 को इसको आधिकारिक तौर पर खोला गया। दुबई के ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट से जो भी इनकम हो रही थी वो शेख राशिद दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन बनाने में लगा रही थी। और दुबई की किस्मत जब बदली जब 1966 में दुबई में तेल निकला। पर दुबई में जो तेल निकला था वो बहुत कम मात्रा में था इनकी नेबर कंट्रीज है। शेख राशिद जानते थे कि वे ज़्यादा दिनों तक तेल पर डिपेंड नहीं रह सकते। दुबई के तेल से जो भी इनकम हो रही थी उसको शेख राशिद दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन बनाने में लगा रहे थे। दुबई में पोर्ट, एयरपोर्ट और बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही थी,
तब यहाँ से दुबई चमकने लगा था। दुबई में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दुबई के पोर्ट पर जहाज आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। बट इसी बीच शेख राशिद ने दुबई के पोर्ट को कॉमर्शियल फ्री कर दिया। इसका मतलब है दुबई के जिस पोर्ट को कॉमर्शियल फ्री किया है उस पर अगर कोई भी जहाज आएगा या जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शेख राशिद का ये फैसला बहुत खास था क्योंकि इससे दुबई में कॉमर्शियल एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी बहुत तेज़ी से होने लगी थी, जिससे दुबई की जीडीपी में 24% हिस्सा यहाँ से आने लगा था। दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने के लिए दुबई में और दूसरी कंट्री के टैलेंटेड लोगों को लाया जाने लगा। शेख राशिद जानते थे कि वे तेल पर ज़्यादा दिनों तक डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने दुबई को टूरिज्म प्लेस बनाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने दुबई में बड़े बड़े होटल्स, बिल्डिंग्स और लिफ्ट और इसके साथ बहुत कुछ बनवाया। शेख राशिद ने शुरुआत में जब पोर्ट बनवाया था तो वो जानते थे कि दुबई में जहाज़ तो आएंगे लेकिन जहाज़ के साथ साथ लोग भी आएंगे, लेकिन अदर कंट्री से आए लोग अपने आप को दुबई में कंफर्ट फील करें, इसके लिए उन्होंने अपने देश के रूल और रेगुलेशन को बहुत ईजी रखा एज़ पर अदर कंट्रीज है। बट यहाँ लोग आ नहीं रहे थे। इसके सोल्यूशन के लिए दुबई ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। दुबई में अदर कंट्री में जो भी चीज़ फेमस थी उसको पॉपुलर और बड़ा बना के दुबई में लाया जाने लगा था। 1999 में शेख राशिद की डेथ के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई के नए किंग बने। मोहम्मद बिन राशिद भी अपने पिता की तरह दूर की सोच रखते थे। वो मानते थे कि अगर किसी भी देश को बड़ा बनना है तो या तो उसे अलग कहना होगा या फिर उसे बड़ा कहना होगा। इसी सोच के साथ दुबई में हर चीज़ को अलग बनाकर या बड़ा बनाकर बनवाया जाने लगा था। पर दुबई में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई जाए। पर दुबई को कुछ अलग कहना था। तब मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई में भाई से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को बुलाना चालू किया। तब जाके दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। जहाँ समुंदर के अंदर किसी भी व्यक्ति का खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता, उस समुंदर के अंदर मिट्टी भरकर एक पूरा शहर बनाया गया। रेगिस्तान में घर बनाना या होटल बनाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे सब प्रोजेक्ट को करने के लिए दुबई में पानी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन रेगिस्तान में पानी मिलना ऐसा है जैसे किसी गरीब के यहाँ खाना मिलना। इन्होंने कुछ ऐसा मैनेजमेंट के सिस्टम तैयार किए जिससे इन्होंने समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया। दुबई में पोर्ट तो पहले से ही टैक्स फ्री थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे पूरे कंट्री को टैक्स फ्री कर दिया। इतनी सारी सुविधा मिलने पर दुनिया के रिच लोगों ने अपने ऑफिसेज, प्लेस और अपने घर दुबई में शिफ्ट कर दिए। आज के समय में दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया के 7 स्टार होटल्स, आर्टिफिशियल आइलैंड, दुबई एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, ये सारी अट्रैक्शन थी जिससे लोग दुबई आने लगे थे। जिससे 2022 में दुबई की आबादी 3.3 मिलियन थी। इनमें से 90% से ज़्यादा लोग अदर कंट्री से आए हुए थे। भले ही दुबई में बाहर से आए हुए लोग ज़्यादा हों, पर दुबई अदर कंट्री के लोगों को सिटीजनशिप नहीं देता। दुबई के सिटीजन अरबी होते हैं जो 1925 में दुबई में शिफ्ट हुए हों। दुबई की सिटीजनशिप से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, हाउस अलाउंस और ऐसे बहुत सारे अलाउंस जो आपको फ्री में मिलते हैं। इसलिए दुबई के लोग पैदा होते ही एक मिलीनियर बन जाते हैं। दुबई के लोगों को ये सारी सुविधा इसलिए भी दी जाती है जिससे दुबई के लोग खुश रहें। अगर दुबई के लोग खुश नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की बात उठने लगेगी, और कहीं ना कहीं दुबई के लोग भी इस सिस्टम को नहीं बदलना चाहते हैं। दुबई का इतने कम समय में इतनी तरक्की करना ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुबई में 90% के लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों से आते हैं। बेसिकली 1957 के बाद दुबई का एक गोल्डन एरा शुरू हुआ, जिसमें दुबई ने इतनी तेज़ी से तरक्की की कि बाकी की अदर कंट्री दुबई को सिर्फ देखती रह गई। आज के समय में दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन अगर हम 8वें अजूबे की बात करें तो दुबई एक ऐसी कंट्री है जो 8वें अजूबे की तरह बढ़ रही है, क्योंकि रेत पर मकान बनाना ये शायद किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी के साथ थैंक यू।